हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-2022 के लिए सेट किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेट 3 हल करेंगे। हमने 2 सेट हल कर लिया है और इसलिए आप जानते हैं कि इनके आवश्यक निर्देश क्या हैं और इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहला सवाल है, Which one of the following is non-crystalline or amorphous in nature? Diamond, graphite, common salt, glass। तो इनमें से नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस सॉलिड होता है ग्लास। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। एन एलिमेंट विथ atomic mass 100 has a BCC structure and edge length 400 picometer. The density of element is। ओके, तो मास दिया है 100 और ये BCC स्ट्रक्चर है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हो जाएगा 2। एज लेंथ दिया हुआ है 400 पिकोमीटर। ये बराबर होगा 400 इंटू पिको का गणितीय मीनिंग होता है 10⁻⁻12 इतना मीटर। तो ये बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁻10 मीटर। अब चूंकि यहाँ आंसर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये होगा 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया ए। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ए क्यूब बराबर होगा 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुना 10⁻⁻24 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब डेंसिटी बराबर होता है इक्वल टू जेड एम, ठीक है, जेड एम बटे ए क्यूब गुना अवोगाड्रो नंबर। तो BCC के लिए जेड होता है 2, एम दिया हुआ है 100 बटे अभी ए क्यूब हमने कैलकुलेट किया 64 गुना 10⁻⁻24 गुना अवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10, 2 एका 2, 2 छक 12, फिर 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 अठे 16। तो ये बराबर हो जाएगा 25/8 गुना 6.022 गुना 10⁻⁻1, 10⁻⁻24 गुना 10⁻23 बराबर 10⁻⁻1। तो ये बराबर होगा 25 गुना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻1 हो जाएगा बटे। अब 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, फिर 8 दूना 16 और 1 17, फिर 8 शून्य 0 1 दशमलव 8 छक 48। ओके, तो ये करीब करीब हो जाएगा 250/48। अब 250 को हम 48 से डिवाइड करेंगे। ओके, 4 पचे 20, तो 5 5 अठे 40, 5 के 20, 20 4 24, 0 5 में 4 1 दशमलव 0, 48 दूना
96, तो ये आ रहा है अराउंड 5.2। अब देखना है कि दिए गए ऑप्शन में 5.2 के करीब कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी 5.19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब 5.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन NaCl स्ट्रक्चर इज। ओके, तो इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। तो NaCl में ऑल्टरनेटिवली Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस ऐसा अरेंज हुआ रहता है। ओके, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस फिर इधर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। ओके, तो ये ऐसे चारों तरफ फैला हुआ रहता है। ओके, तो अब लेते हैं कोई भी Na प्लस को। ओके, इसको लेते हैं Na प्लस। तो इधर एक क्लोरीन, 2 3 4, 4 क्लोरीन, तो 4 क्लोराइड आयन तो दिख रहा है। एक होगा इसके पीछे, क्या Na के पीछे, और एक सामने, तो कुल मिलाकर 6। तो Na प्लस 6 Cl माइनस आयन से घिरा हुआ है। तो कोई आयन जितने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा होता है उसी को बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। इसी प्रकार Cl माइनस का भी, अगर हम इस Cl माइनस को लें तो इधर एक Na प्लस, 2 3 4, एक इसके पीछे और एक इसके सामने, 6। तो इस प्रकार NaCl स्ट्रक्चर में Na प्लस और Cl माइनस दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ओके, अगला सवाल। द पॉइंट डिफेक्ट which lowers the density is Frankel defect, Schottky defect, metal excess defect, none of the above। ओके, तो ये होता है स्कॉटकी डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है ना। स्कॉटकी डिफेक्ट arises due to the complete missing of equal number of cations and anions from crystal lattice। तो चूंकि केटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में क्रिस्टल लैटिस से कम्प्लीटली गायब हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 234.2 gram of sugar syrup contains 34.2 gram of sugar, which is the molar, what is the molar concentration of the solution। हमको मोलालिटी ज्ञात करना है। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, दिया हुआ नहीं है, ये इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो सबसे पहले निकालिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये बराबर होगा शुगर सिरप 234.2 है माइनस मास ऑफ शुगर 34.2। ओके, तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। अब मास ऑफ शुगर तो है 34.2, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 200 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ शुगर क्या होगा, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसका मोलर मास हो जाएगा 12 गुना 12 प्लस 22 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस यहाँ 11 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो ये आ जाएगा 12 गुना 12 144 प्लस 22 प्लस 16 का 16 के 6 हाथ में 1, 16 का 16 और एक 17। इसको जोड़ देंगे तो आएगा 6 प्लस 2 8, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 2 और 7 9,
9 और 4 हो गया 13, 13 और 1 14, 1 1 2, 2 और 1 3, 342 ग्राम पर मोल आ गया। ओके, अब मोलालिटी, मोलालिटी बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट बटे मोलर मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय 1000। ओके, तो डब्ल्यू बी हमारे पास है 34.2 बटे एम बी है 342, ओके, बटे 200 बटे 1000। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा 34.2 बाय 342, 342 इंटू 1000 बाय 200, हो जाएगा 200 पचे 1000, फिर ये होगा 0.1, ओके, ये हो जाएगा 1.1 गुना 5 बराबर हो जाएगा 0.5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, Faraday's laws of electrolysis is related to atomic number of cation, speed of cation, speed of anion, equivalent weight of metal। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed, है ना, m proportional to q, या q इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए m is proportional to आई टी, या हम बोलते हैं m इक्वल टू जेड आई टी, जहाँ z है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब ये z बराबर होता है, z बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बाय, ओके, f इंटू आई टी, इक्विवेलेंट वेट बाय f इंटू आई टी। ओके, और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मास, ओके, मोलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है। उसी प्रकार फैराडेस सेकेंड लॉ बोलता है कि if same quantity of charge is passed through solutions of different electrolytes connected in series, then the masses of substances deposited at the respective electrodes are directly proportional to the equivalent weights, okay, equivalent weight of the metals। ओके, तो दोनों ही लो, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल से रिलेटेड हैं। ओके, अगला सवाल है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, है ना, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ई होना चाहिए MnO4 माइनस। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा x प्लस 8, ओके, ओके, MnO4 में सबसे पहले तो निकालना होगा MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो x प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू होगा माइनस 1 प्लस 8 इक्वल टू 7। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है Mn7 प्लस से Mn
2+ में, तो Mn7+ को Mn2+ में रिड्यूस करने के लिए हमको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, ओके, चार्ज रिक्वायर्ड टू reduce 1 mole of metal is equal to n into f। तो यहाँ पर n है, 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो 5 इंटू एफ है 96,500 कूलम। तो ये बराबर होगा 0 0 5 5 25 5 36 30 और 2 32 के 2 हाथ में 3 5 9 45 45 और 3 48। ओके, तो 482500 है, तो ये बराबर हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा रहे हैं, तो 4.825 इंटू 10⁵ ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 4.825 इंटू 10⁵ कूलम। ओके, अगला सवाल, द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन स्क्वायर पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ओके, तो इसका आंसर है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, अगला सवाल है, विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता ही नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है मोलालिटी, है ना। मोलालिटी मास बेस्ड है। मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 200 ml water is added to 500 ml of 0.2 m solution. What is the molarity of the diluted solution? ओके, तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम V1 है 500 ml, तो 500 ml बराबर हो जाएगा 0.5 लीटर। अब V2 के कितना है, 500 ml में कितना ऐड हो रहा है, 200 ml, तो ये हो जाएगा 700 ml, ये बराबर 0.7 लीटर। ओके, M1 दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है, ये है 0.2। ओके, तो V1 है 0.5 लीटर, V2 है 0.7 लीटर और M1 है 0.2। अब हमको निकालना है M2 बराबर कितना होगा, तो ये बनेगा इस फॉर्मूला से, V1 M1 इक्वल टू V2 M2। तो यहाँ से हो जाएगा M2 बराबर V1 M1 बटे V2। तो ये हो जाएगा, V1 हमारे पास था 0.5, ओके, M1 था 0.2 और V2 था 0.7, ओके, 0.7। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा, ओके, 0.5 इंटू 0.2 होगा 5 दूना 10, ओके, 0.1 बटे 0.7, दिस इक्वल टू 1/7। अब 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 0.0, 7 एका 7, 3, 7 चौके 28, ओके, तो बचा 2, फिर
7 दूना 14, ओके 6 बचा, 7 अठे 56, तो यहाँ आता है 0.428। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आते हैं अगला नंबर। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और क्लोराइड और। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल सल्फाइड और के कंसंट्रेशन के लिए किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। ओके, अगला सवाल है कालामाइन इज एन ओर ऑफ। देखो, कालामाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं कालामाइन, इसलिए ये ओर है जिंक का। ओके, अगला नंबर फ्लक्स SiO2 सिलिका इज यूज टू रिमूव FeO CO2 SO2 Cu। तो SiO2 ये है ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक होता है। तो हमको यहाँ पता करना है कि बेसिक, इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होता है बेसिक, तो यहाँ हो गया FeO। तो ये SiO2 फ्लक्स रिएक्ट करता है गैंग के साथ, तब बनता है FeSiO3, इसको बोलते हैं स्लैग। तो फ्लक्स प्लस गैंग तब बनता है स्लैग ना। ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फ्लक्स प्लस गैंग इक्वल टू स्लैग, फ्लक्स माइनस गैंग इक्वल टू स्लैग, वैसे ऑप्शन दिया हुआ रहता है। ओके, तो फ्लक्स का इस्तेमाल FeO ओके फेरस ऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट। ओके, अगला सवाल है होल हेराल्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, है ना, किसका एक्सट्रैक्शन में होल हेराल्ड्स प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये मेथड, इस प्रोसेस का इस्तेमाल एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। ओके, अगला व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर शोन बाय ZNS। फ्रेंकेल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, बोथ A एंड B, नन ऑफ द टू। ओके, तो जिंक सल्फाइड में होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। जिंक सल्फाइड में फ्रेंकेल डिफेक्ट होता है। ओके, अगला नंबर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ए मिनरल इज कॉल्ड। ओके, उसको बोलते हैं गैंग। इम्प्योरिटीज को गैंग कहा जाता है। स्लैग तो गैंग और फ्लक्स के बीच का जो रिएक्शन होता है उससे जो बनता है उसको बोलते हैं स्लैग। ओके, अब अगला सवाल है लुकास टेस्ट is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, aldehydes and ketones, benzene and toluene, aromatic and aliphatic acids। ओके, तो इसका इस्तेमाल लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल, लुकास टेस्ट का इस्तेमाल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के बीच में अंतर करने के लिए किया जाता है। ओके, लुकास रिएजेंट होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ anhydrous ZnCl2 and concentrate HCl, इसको बोलते हैं लुकास टेस्ट। तो जब कोई अल्कोहल को, ओके, कोई अल्कोहल को लुकास टेस्ट के साथ, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है
अल्काइल क्लोराइड, ओके, अल्काइल क्लोराइड, और this is accompanied by the appearance of turbidity or oily layer. Okay, if the turbidity appears immediately, then that alcohol is 3 degree. If the turbidity appears after 5 minutes, then that alcohol is secondary alcohol. And if the turbidity or oily layer appears upon heating, then that alcohol is प्राइमरी अल्कोहल। तो इस प्रकार से लुकास टेस्ट के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में अंतर किया जाता है। ओके, 18, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.198 into 10 to the power minus 3? तो यहाँ पर कंडक्टिविटी कपा दिया हुआ है, ठीक है, 0.198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इतना है कंडक्टिविटी। ओके, इतना सीमेन पर सेंटीमीटर, और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1500 ओम। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बराबर होता है 1/r इंटू L/A, या कंडक्टिविटी बराबर होता है कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ओके, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो हमको सेल कांस्टेंट निकालना है। ओके, तो L/A हमको निकालना है। ओके, तो ये है 0.198, 0.198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू 1/1500 इंटू सेल कांस्टेंट, ठीक है, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट बराबर हो जाएगा, सेल कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू 0.198 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1500, ये बराबर हो जाएगा 297 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और ये बराबर होगा 0.297। ओके, इतना पर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.297 पर सेंटीमीटर। ओके, अब calculate the percentage composition of solute in terms of mass of a solution obtained by mixing 250 gram of a 25% and 500 gram of a 40% solution by mass। ओके, ठीक है, तो हमको पता करना होगा 225 ग्राम ऑफ ए 25%, तो 250 ग्राम का 25% कितना होगा? तो वो हो जाएगा 250 इंटू 25% मतलब 25/100, 0 0 कट गया, 2 5 दूना 10, 5 बचे 25, तो 125/2, तो ये होगा 62.5 ग्राम। ओके, तो 250 ग्राम का 25% हो गया 62.5 ग्राम। तो इसी प्रकार हमको निकालना होगा
500 ग्राम ऑफ ए 40% सोल्यूशन, तो 500 का 40% हो जाएगा 500 इंटू 40/100। ओके, 5 के 20, तो 200 ग्राम हो गया। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूट, ओके, टोटल मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 200 प्लस 62.5, तो ये हो जाएगा 262.5 ग्राम। इसी प्रकार टोटल वॉल्यूम, ओके, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये बराबर होगा 250 प्लस 500 इक्वल टू 750 ग्राम। ओके, इसीलिए परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ओके, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, ये था 262/5 बटे मास ऑफ सोल्यूशन 750 गुना 100, ठीक है, 100। तो ये बराबर होगा, ओके, 2625 गुना 100 बटे 750 गुना, इसका दशमलव हटाए उसका 10, एक 0 0 कट गया, 0 0। अब 5 एका 5, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, तो ये बचा 525/15, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 एका 5, 5 पच्चे 25, 3 दिया 9, 3 पच्चे 15, तो ये हो गया 35%। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला है द आईपैक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। ओके, तो हम इसको पहले नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है कार्बन है इस चेन में, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स, हेक्स। अब यहाँ डबल बॉन्ड पहला कार्बन शुरू हो रहा है, इसलिए हेक्स 1 इन 3 ऑल। ओके, ऑप्शन नंबर ए, हेक्स 1 इन 3 ऑल। ओके, अगला द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन, ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोपीन इन असिडिक मीडियम। ओके, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार एडिशन होगा, इसलिए नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उसी कार्बन में जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन है, तो CHOH, और पॉजिटिव पार्ट उसी कार्बन में जुड़ेगा जिसमें अधिक हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। ओके, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला सवाल, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, यहाँ पर एक ईथर है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो इसमें HI का एडिशन होगा, तो ओके, तो आयोडीन जुड़ेगा टर्शियरी, ओके, 3 डिग्री कार्बन में, तो यहाँ आयोडीन जुड़ेगा और H जुड़ेगा O के साथ, तो बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, वन important method for preparation of ether is,
Wurtz reaction, Williamson synthesis, Friedel-Crafts reaction, Etard reaction. एक्चुअली द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर होता है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ किया जाता है, तब बनता है ईथर प्लस NaX, है ना, ये होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इस मेथड से दोनों ही प्रकार का ईथर बनाया जा सकता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों ही प्रकार के ईथर बनाए जाते हैं, और इसीलिए ठीक है ये है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोक्रेसोल, हेक्सेनॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया फिनॉल, यहाँ ऑर्थो पोजीशन में एक NO2। ओके, तो इसका कारण ये है कि इसका डिस्टिलेशन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का डिस्टिलेशन एग्जैक्टली उसी कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में स्टीम डिस्टिलेशन होता है। ओके, और इसलिए स्टीम वोलेटाइल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एसिडिक कैरेक्टर। ओके, हाइएस्ट एसिडिक कैरेक्टर ऑप्शंस हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पारानाइट्रोफिनॉल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो एक्चुअली तीनों ही एसिडिक हैं। ओके, क्योंकि फिनॉल के साथ साथ उसमें नाइट्रो ग्रुप है, तो जितना अधिक नाइट्रो ग्रुप होगा उसका एसिडिटी उतना ही अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और ये कंपाउंड जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे इसका एसिडिटी सबसे अधिक होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड कहा जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन का स्पीड का ऑर्डर होता है, ओके, मिथाइल है ना, ये सबसे अधिक फास्ट होता है, फिर 1 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 3 डिग्री। ओके, तो यहाँ मिथाइल वाला हमारे पास ना दो कंपाउंड है, CH3Cl और CH3I। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तब क्लोरीन होता है, तब ब्रोमीन होता है, और सबसे कम आयोडीन होता है। इसका मतलब है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा, और इसी चूँकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड सबसे कमज़ोर होगा तो इसीलिए आयोडीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, मतलब उसका आयोडीन का विस्थापन अधिक तेज़ी से होगा। तो इनमें से सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन होगा CH3I में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ओके, मिथाइल क्लोराइड। ओके, मिथाइल क्लोराइड आपका है CH3Cl, मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2, क्लोरोफॉर्म CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट होता है, इसका होता है 0। अब इनमें जैसे जैसे क्लोरीन की संख्या या हाइड्रोजन की संख्या बढ़ते जाती है, डाइपोल मोमेंट कम होते जाता है। तो मिथाइल क्लोराइड में एक ही क्लोरीन है ना, मेथिलीन क्लोराइड में 2 क्लोरीन है, क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 क्लोरीन है। तो सबसे कम क्लोरीन मिथाइल क्लोराइड में है, इसीलिए सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट होगा मिथाइल क्लोराइड का। ओके, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर।
ओके, एन प्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ होता है, तब बनता है, ओके, तब बनेगा एन प्रोपाइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है। और यही होता है बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो अल्केन, अल्कोहल से क्लोरो अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाइलो अल्केन्स रिएक्ट विथ AgCN। ओके, हाइलो अल्केन का रिएक्शन ना, इसको पहले भी बताया हूँ, AgCN के साथ होता है तो अल्काइल साइनाइड बनता है, ओके, प्लस AgX। लेकिन अगर KCN लेते हैं तो बनता है अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड प्लस KX, तो AgCN होगा तो अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ओके, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है A। ओके, अब अगला सवाल। ओके, अगला सवाल है Which of the following does not exist? PCl5, NCl5, ASCl5, SbCl5। तो आपको पता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो ग्रुप 15 का फर्स्ट मेंबर है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, उसके बाद अंटीमनी, तब बिस्मथ, ये सब है। तो क्या होगा, सबसे छोटा एटॉमिक साइज होता है नाइट्रोजन का, और इसीलिए नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड बनना संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, नाइट्रोजन के पास MT-D ऑर्बिटल्स नहीं होता है, और इसलिए NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगला है आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच P एग्जिस्ट्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर H3PO3 का कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, तो 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3 प्लस हमने X माना फास्फोरस का, प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस X माइनस 6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर A तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3 प्लस X प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, 3 प्लस X माइनस 4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 में P का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 3 प्लस X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 प्लस X माइनस 8 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर है H3PO3 ना, फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। अब इन नाइट्रेट आयन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, ओके, तो इसके लिए हमको जानना होगा इसका स्ट्रक्चर। तो इसके कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, ओके, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 6 लोन पेयर, यहाँ 6 लोन पेयर, ओके, माइनस। तो अगर हम देखें यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। अब 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाने के लिए हमको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, ओके। sp हाइब्रिडाइजेशन होने से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, sp3 से 1 प्लस 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3d से
1 और 3 4 और 1 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो हमको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, ये तो पहले सेट में भी था। जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज़ फुलफिल्ड d ऑर्बिटल्स। ओके, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है Ar3d10 4s2 और इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2+, तो Zn2+ हो जाएगा Ar3d10। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिंक में ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये कम्प्लीटली फिल्ड होता है, d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और इसीलिए इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। ओके, अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ओके, स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d1 4s2, तो Sc3+ हो जाएगा Ar। तो यहाँ तो d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, है ना, पेयर्ड में है, जोड़ा जोड़ा है। ओके, अब आते हैं Mn। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, ओके 4s2, 18 तो 20, 20 5 25, 3d5 4s2। अब Mn2+, Mn2+ का हो जाएगा Ar3d5, तो d सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, और इसीलिए इसमें dd ट्रांजिशन हो सकता है और इसलिए Mn2+ कलर्ड होगा, तो यहीं पर हमको आंसर मिल गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ आयन Z = 27 इज। ओके, तो मान लिया कि यहाँ Z दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 27, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये ज़रूर डी ब्लॉक का होगा। ओके, 3d7 4s2, 18 2 20, 20 7 27, M2+, इसका हो जाएगा Ar3d7। ओके, अब D सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, D सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले पाँचों में एक एक भर लेगा, उसके बाद इस प्रकार से पेयरिंग होगा। ओके, तो यहाँ कुल मिलाकर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बराबर होता है √n × n+2, जहाँ n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 2, तो ये होगा √3 + 2 5, 5 दिया 15, तो 4 चौके तो 16 होता है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, अब यहाँ देखो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है 3.87, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इस प्रकार हमारा ये सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिला। अगर आपको हेल्प मिला तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगला 2 सेट का आंसर भी आपको मैं मुहैया करा सकूं। ठीक है,
सबों को आगामी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।